रहीम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक मरतबा फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस और उसमें फिर आपके साथ तजम्मुल हुसैन हाजिर है। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें तो कुछ बच्चों ने मेरी वहाँ जो क्लासेस थी वहाँ वो मिस कर गए, तो उनको मैं पहले इंट्रोड्यूस कराऊँ। वैसे ओवरऑल हम लेक्चर नंबर 8 में आ गए हैं, लेकिन हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में गज़ल, दूसरे लेक्चर में असलूब, तीसरे लेक्चर में गज़ल की तारीख़ और ज़रूरत, चौथे लेक्चर में अल्ताफ़ हुसैन हाली की इस्लाह, पाँचवें लेक्चर में मुख्तलिफ़ तारीख़ों का हमने मवाज़ना पढ़ा और उनकी ज़रूरत पढ़ी, और छठे लेक्चर में हमने दूसरे शायर यानी अकबर आला आबादी को पढ़ा, और सातवें लेक्चर में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पढ़ चुके हैं। आज के हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हमारे पहले शायर हैं हसरत मोहानी। ये याद रखिए कि अभी इनकी हम डिटेल जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इनका एक हल्का सा तारुफ जो कि कोर्स आउटलाइन में शामिल है कि जदीद शोरा का आपको तारुफ करवाना है। तो उनमें नंबर 1 पे अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 2 पे अकबर आला आबादी और नंबर 3 पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो चुके हैं। चौथा शायर हसरत मोहानी। कदीम गज़लों का जितना भी रंग है हसरत मोहानी की गज़लों में नज़र आता है, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने तमाम जो पुराने शायर थे उन सब को पढ़ा, और उन सब का जो रंग था, आहंग था, आमूज था, रमूज था, वजून थे, वो इनकी शायरी में नज़र आते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, यानी कदीम जितने भी शोरा हैं उनको पढ़ने वाला, उनको बाकायदा तौर पे उनका तजिया करके उनका रंग अपनी शायरी में ले आने वाला, असलूब अपनी शायरी में ले आने वाला शायर हसरत मोहानी है। हसरत मोहानी की एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि कदीम शोरा को तो इसने पढ़ा ही सही, लेकिन इसमें जो मौज़ूआत हैं, जो मौजू इसने लिए हैं वो तहज़ीब दहली के लिए हैं, जो ज़बान इसने अपनी शायरी में इस्तेमाल की है वो लखनऊ की है। यानी एक तरह से दो तहज़ीबें हसरत मोहानी के कलाम में नज़र आती हैं, तो उसमें अंदाज़ जो है वो दिल्ली का और ज़बान जो है वो लखनऊ की, और उसको अपने वो शेर में बजा तौर पे इतराफ़ भी करते हैं, है ज़बान लखनऊ में रंग दिल्ली की नमूद, तो इससे हसरत नाम रोशन शायरी का हो गया। इसी तरह दूसरे एक शेर में कहते हैं, गालिबो मुसफ़ियो मीरो अमीरो मोमिन, तिबाए हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फ़ैज़। यानी हर एक शायर को जो है हसरत मोहानी ने अपनी शायरी के लिए जो है ना उससे फ़ैज़ लिया है, इस्तिफ़ादा किया है। हसरत मोहानी के यहाँ असलियत नज़र आती है, असल जो उनका कलाम है, असल जो कलाम की खूबी है वो यही है कि उनके कलाम में हकीकत पसंदी नज़र आती है, जो कि जदीद गज़ल की ज़रूरत भी है। इसके अलावा इनमें तकल्लुफ़, बनावट, नमूद व नुमाइश वो नज़र नहीं आती, वो नहीं है, यानी ये भी दूसरे लफ्ज़ों में जदीद गज़ल की तर्ज पे पूरा उतरते हैं। तो गज़ल ने हसरत मोहानी ने गज़ल में अगरचे पुराने शोरा को ज़रूर लिया, लेकिन साथ साथ उनकी गज़ल के अंदर जो जदीद शायरी को जो है कहीं ना कहीं लगती हुई या उसके साथ ताल्लुक़ बनाती हुई नज़र आती है, तो उसमें जदीद गज़ल की जो ज़रूरियात है उनको भी वो काफ़ी और मुकम्मल अंदाज से पूरा करती नज़र आती है। और जदीद गज़ल के अंदर इनका जो रुझान है या जो नज़र आता है तो वो ऐसा कि जैसे पुरानी गज़ल से इनका ताल्लुक़ ही नहीं है, और पुरानी गज़ल में ऐसा कि जैसे नी से इनका ताल्लुक़ ही नहीं है। आज के फिर इस शायरों में पाँचवें शायर हैं असर गोनवी। इनकी गज़ल जो है वो बनी सजी है, प्रीपेयर जिसे हम कहते हैं, बाकायदा बनी हुई खूबसूरत मुज़य्यद गज़ल है। तसव्वुफ़ का तस्वुर इनके अंदर है, हयात यानी ज़िंदगी, कायनात यानी किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, और इसी तरह ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले मसाइल, उनके हल, उनका इदराक, ये सारा इनकी शायरी में नज़र आता है। असर की जो गज़ल है वो उतनी सीधी नहीं है। हसरत की जो गज़ल थी वो सीधी सादी थी, सादा थी, लेकिन असगर की जो है वो गहराई रखती है, उसके अंदर मायने छुपे हुए होते हैं जिनको तलाश करना पड़ता है। हसरत की जो गज़ल है उसमें आमद का ताल्लुक़ है, यानी खुदा की तरफ से दिया हुआ, लेकिन असगर की गज़ल जो है उसमें आवर्द है, यानी लेना, खींच के लेना, और निशातिया शायर भी अगर असगर को कहा जाए तो वो गलत नहीं है। छठे शायर फ़ानी हैं।
فانی غم، علم، مایوسی، اس ساری ان کی جو شاعری ہے اس میں نظر آتی ہے، اور ذاتی زندگی بھی ان کی پریشان حالی میں قرض لیتے رہے، اس طرح سے پریشانیوں کا شکار رہے، تو ان کی زندگی میں جو کچھ تھا شاعری میں بھی وہی نظر آتا ہے، اور ان کی شاعری میں بھی وہی غم سے، علم سے، پریشانیوں سے محبت، اور جو زندگی ہے اس سے نفرت ہی نظر آتی ہے۔ ساتویں اور آخری آج کے ٹاپک کے شاعر ہیں یاس ینگانہ۔ تو ان کا لہجہ ذرا کھردرا ہے، سخت لہجہ ہے، الفاظ میں ندارت ہے، مضامین کی جدت کا جو وصف ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے جتنے بھی مسائل آئے، جو بھی معاشرتی مسائل یا تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، ان پہ بھی وہ اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے، شک کا ایلیمنٹ، شک کا مادہ، اور مذہب اور خیالات کے جو سانچے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں یہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ ان کو نہیں مانتے۔ تو اس انداز سے ہم یاس ینگانہ کو ایک جدید ترین شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ جدید غزل کے معیار پہ اترتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے لیکچر کے شعراء ہیں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور کل کا لیکچر لائیو ویڈیو بھی ہوگی، اور آج کا صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔